स्वागत है दोस्तों। बहुत अच्छा सपोर्ट आप लोगों का मिल रहा है, इसी तरह से प्यार बनाए रखें। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का दूसरा अध्याय। जो दूसरा अध्याय है मानव के तंत्र। उस तंत्र में विभिन्न प्रकार के तंत्र हम पढ़ेंगे और सबसे पहला जो पार्ट फर्स्ट हम तंत्र की बात करें वो है मानव का पाचन तंत्र। मानव का जो हम भोजन करते हैं वो भोजन हमारे शरीर में जाता है और वो शरीर में जाकर के हमारे शरीर की जो पाचन का पूरा तंत्र है, पूरा सेट है, वो उस भोजन को पचाने का काम करता है। उस पाचन तंत्र की आज हम एक भाग पढ़ेंगे। इस पूरे पाचन तंत्र को 3 भागों में बांट सकते हैं। 2 भाग तो उसकी संरचना से संबंध और तीसरा उसकी प्रक्रिया। संरचना में पाचन तंत्र से संबंधित अंग, रस वाली ग्रंथियां और तीसरा है पाचन तंत्र की क्रियाविधि। तो हम सिर्फ एक भाग आज पढ़ते हैं, पाचन तंत्र के अंग। आपने ये चित्र जो आपके सामने दिख रहा है एक मानव के पाचन तंत्र का चित्र है। हम इसमें एक एक वस्तु के बारे में अध्ययन करते हैं, कहाँ पर क्या है। आप ये गुफा देख रहे हैं, एक गुफा कर्व के समान एक संरचना है जिसको मुख गुहा कहते हैं। मुंह के अंदर की जो संरचना है, इस मुख गुहा के अंदर हम विस्तृत से और पढ़ेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है जिह्वा, टंग जिसको बोलते हैं। इसके बाद में वापस आगे जो भोजन की हम देखें कहाँ जा रहा है, तो वो ग्रसनी है। ग्रसनी से नीचे एक नली के समान जो संरचना है जिसे हम ग्रसिका कहते हैं। ग्रसिका से होता हुआ ये भोजन आगे बढ़ता है और आगे एक थैले के समान संरचना है जो आमाशय है। आमाशय के बाद में यही यू आकार की एक नली है जो ग्रहणी कहते हैं। ग्रहणी के बाद में, ग्रहणी के साथ में कुछ जुड़े हुए और अन्य भागों की बात करें हम, जो ग्रंथियां हैं, यकृत है और यकृत के अंदर जो पित्त रस निकलता है उसको इकट्ठा करने की जो जगह है पित्ताशय है। पित्ताशय के साथ में जुड़ी हुई नली पित्त वाहिनी है और एक और इसके साथ ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। फिर आगे आता है छोटी आंत और छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत आती है। बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में जो जंक्शन होता है वहाँ पर एक उपअंग या अंग कह सकते हैं, परिशेषिका होती है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर बड़ी आंत होती है। बड़ी आंत के 3 भाग बनाए, अनुप्रस्थ, वृहत अवरोही और आरोही। आरोही और अवरोही और बीच वाले भाग को कहते हैं अनुप्रस्थ वृद्धांत्र। ये तीनों पार्ट्स मिला करके बड़ी आंत या वृद्धांत्र कहते हैं। मलाशय, जो बड़ी आंत मलाशय में जाके खुलती है जहाँ पर मल इकट्ठा रहता है, अपच भोजन, और गुदा जिसके द्वारा अपच भोजन हमारे शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। अब हम एक एक चीज़ के बारे में थोड़ा सा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। मुख गुहा। मुख गुहा के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो हम पढ़ें कि मुख गुहा एक गुफा के समान संरचना होती है जिसमें दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 32 दांत होते हैं। छोटे बच्चे होते हैं उसमें दूध के दांत होते हैं, फिर वही अस्थायी कुछ दांत होते हैं, वो दूध वाले गिर करके नए स्थायी दांत आते हैं। हम एक वयस्क मानव की बात करें तो वयस्क मानव के शरीर में 4 प्रकार के दांत, इस 32 दांतों को 4 प्रकारों में हम बांट सकते हैं। वो 4 प्रकार के दांत कौन कौन से हैं? सबसे पहला कृंतक, जो सबसे आगे वाले हमारे दांत होते हैं, 4 निचले जबड़े में, 4 ऊपर वाले जबड़े में, 4 ये चारों कृंतक है जो वस्तु को काटने का काम करते हैं। कृंतक के बाद में इन चारों के दोनों साइड में एक एक, दोनों जबड़ों में, यानी 2 निचले जबड़े में, 2 ऊपर वाले जबड़े में, जिसे हम रदनक कहते हैं, वो हल्के से तीखे होते हैं। आप अपने मुंह में भी हाथ लगा करके भी देख सकते हैं, तीखे होते हैं दांत। ये तीखे दांत जिनको रदनक कहते हैं, मांसाहारी जीवों में ये रदनक थोड़े और तीक्ष्ण और लंबे होते हैं। इनका काम होता है चीरना फाड़ना। रदनक के बाद में अगला जो प्रकार है वो है अग्रच्छवर्णक। अग्रच्छवर्णक निचले और ऊपर वाले दोनों जबड़ों के अंदर संख्या में 4 होते हैं। ये 4 दोनों मिला करके अपने पूरे दोनों जबड़ों में होते हैं 4 अग्रच्छवर्णक, और उसके बाद में होते हैं छवर्णक जिनकी संख्या 6 होती है। इस प्रकार से 16 दांत निचले जबड़े में और 16 दांत ऊपर वाले जबड़े में, कुल मिलाकर के 32 दांत का ये जो छवर्णक है, इनको हम दाढ़ भी बोलते हैं, दाढ़े।
जिनके द्वारा भोजन को चबाया जाता है, बारीक किया जाता है, पीसा जाता है। इसके बाद महत्वपूर्ण अंग होता है जीभ या जिह्वा भी बोलते हैं। ये जिह्वा एक यानी मसल्स वाला एक अंग है, मांसपेशी से बना हुआ है और ये बहुत ही मजबूती के साथ में हमारे शरीर में भोजन को इधर से उधर करने का काम या विडोलक का काम ये करता है। भोजन को चबाते दौरान भोजन को इस दांतों के नीचे दबाना, दांतों की साफ सफाई रखना, ये सारे काम जीभ करती है। ये जीभ जो है वो पिछले भाग से जुड़ी हुई रहती है और अग्र भाग से खुली हुई रहती है। जीभ के साथ में कुछ और चीज़ें इसमें होती है, वो होती है लार ग्रंथियाँ। ये लार ग्रंथियाँ जो हमारे दांत लगे होते हैं मसूड़ों के सांचे में, उस सांचे के साइड में, दोनों साइड में लार ग्रंथियों के मुंह खुलते हैं और वहाँ से लार निकलती है। जब हम भोजन करते हैं, भोजन को चबाते हैं, तो जीभ उसको हिलाती रहती है और इस लार को भोजन के साथ में मिलाती रहती है और वो मिल करके जब लुगदी जैसा बन जाता है, थोड़ा सा नरम बन जाता है, लचीला बन जाता है, तब हम उसको अगले भाग यानी ग्रशिका में पहुंचाते हैं। ग्रसनी जो भाग है वो ग्रसनी भाग मुंह और ग्रसिका के बीच का हिस्सा है। जो ग्रसनी है वो मुंह और जो सांस, ये जो ग्रशिका है उसके बीच का हिस्सा है। यहाँ पर एक जंक्शन पॉइंट होता है। जंक्शन पॉइंट किसका? श्वास नली और भोजन नली। सांस लेने की जो नली है जो आगे हमारे फेफड़ों में जाती है और जो भोजन की नली है वो हमारे आमाशय की तरफ जाती है। इन दोनों नलियों का जंक्शन पॉइंट होता है, वो ग्रसनी में स्थित होता है। यहाँ पर एपिग्लोटिस भी होता है। वो एपिग्लोटिस हमारे भोजन नली और सांस नली में अलग अलग वस्तुओं को जाने आने के लिए अवरोधक का काम करता है। जब हम भोजन चबा रहे होते हैं तो यही ग्रसनी, इसमें स्थित जो एपिग्लोटिस है, वो हमारा काम भोजन को सांस नली में जाने से रोकने का काम करता है। इस ग्रसनी को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। सबसे ऊपर नाक की साइड में जो जगह होती है उसका नाम नासा ग्रसनी दे दिया, नीचे मुख ग्रसनी और सबसे नीचे जो कंठ की तरफ होती है जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है वो कंठ ग्रसनी होती है। फिर इसके बाद में हम अगले अंग की बात करें, ग्रशिका। ग्रशिका में क्या होती है? ग्रशिका एक लंबी नली के समान संरचना होती है जो शुरू में ग्रसनी से जुड़ती है और यही ग्रशिका आगे नीचे जाकर के आमाशय के साथ में जुड़ती है। इन दोनों के बीच में जो ये लंबी नली है, आप चित्र में भी देख पा रहे हैं, वो ग्रशिका है। इस ग्रशिका का काम होता है भोजन को आमाशय तक पहुंचाना। ये ग्रशिका जो है ये उपास्थियों से राउंड एक चूड़ी के समान संरचना वाली उपास्थियाँ होती है, उस उपास्थियों से घिरा हुआ होता है। क्योंकि जब हम भोजन नीचे निगलते हैं तो यही निगला हुआ भोजन इस उपास्थियों के अंदर एक क्रमाकुंचन गति होती है। उस क्रमाकुंचन गति के द्वारा करता करता ये धीरे धीरे आमाशय में पहुंचता है। जब हम पानी पीते तो आप लोगों ने देखा होगा ये उपास्थियाँ ऊपर नीचे होती रहती है। ये इनकी क्रमाकुंचन गति है जिसके द्वारा भोजन धीरे धीरे नीचे सरकता है। इसमें श्लेष्मा ग्रंथियाँ भी होती है। श्लेष्मा ग्रंथि का काम होता है भोजन को लचीला बनाए रखना, जिससे इस ग्रशिका के अंदर किसी भी प्रकार के क्रैश या किसी भी प्रकार की खरोंच ना आवे। अब एपिग्लोटिस की बात हमने कर ही ली, जो कि ग्रसनी के अंदर ऊपरी भाग में स्थित होता है, या यूँ कहें ग्रशिका के शुरुआती हिस्से में एपिग्लोटिस होता है जो भोजन को सांस नली में जाने से रोकने का काम करता है। इसके बाद में अगला जो मुख्य भाग है जो आमाशय हमारे शरीर की पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसको थोड़ा झूम करके हम देखते हैं। ये जो थैले के समान संरचना है, इस थैले के समान संरचना को हम आमाशय कहते हैं। इसका जो आकार है वो आकार लगभग अपने अंग्रेजी के अक्षर जे के आकार का होता है। जे के आकार की इसकी संरचना होती है। अब हम इसकी जो कैपेसिटी कहें कि इसके अंदर हम क्या कैपेसिटी होती है, तो लगभग इसकी जो क्षमता है वो 3 लीटर के आसपास होती है। तो 3 लीटर के करीब इसका भोजन, किसी में छोटा हो सकता है, किसी में बड़ा हो सकता है, लेकिन हम एक सामान्य औसतन बात करते हैं, 3 लीटर के आसपास इसकी कैपेसिटी होती है। ये कहाँ पर स्थित होता है? ये स्थित होता है अपना जो पेट है, पेट के अंदर जो हमारे खाली स्थान है उसको हम उदर गुहा कहते हैं। इस उदर गुहा के लेफ्ट हैंड साइड में, बाई साइड में, हार्ट के नीचे की तरफ ये स्थित होता है। हम आमाशय को भी 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें सबसे पहला भाग जहाँ से भोजन एंट्रेंस करता है वो पहला भाग जठरागम भाग होता है। दूसरा भाग
जठर निर्गम जहाँ से भोजन आगे छोटी आंत की तरफ जाता है, और तीसरा बीच वाला जो भाग है वो फंडिश भाग है जहाँ पर भोजन के पाचन का काम होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के पाचक रस भी स्रावित होते हैं, जिसके बारे में हम कार्यविधि इसकी जो पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे। लेकिन अब हम फिलहाल इसकी संरचना की बात करते हैं। तो ये जे आकार की संरचना वाला जो भाग है वो आमाशय है। इसका जो जठरागम भाग है वहाँ पर एक जठरागम अवरोधनी भोजन को रोकने का काम करती है, और इसी प्रकार से जब ये भोजन बाहर निकलता है छोटी आंत की तरफ, जो जठर निर्गमी भाग है वहाँ पर जठर निर्गमी अवरोधनी भी होती है। आमाशय के बाद में आगे जो यू आकार से मुड़ी हुई जो नली है वो धीरे धीरे जा कर के पूरे एक छोटी पतली एक आंत के समान जो संरचना है, पतली नली के समान संरचना है, उसमें जा कर के खुलती है। ये नली काफ़ी लंबी होती है, जो हमारे शरीर के अंदर इस तरह से लिपटी हुई रहती है, और इस के हम छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं या 3 भागों में बांट सकते हैं। जो शुरुआती भाग है इसको हम थोड़ा सा जूम करके भी देखें तो इसका जो शुरुआती भाग है वो शुरुआती भाग एक यू आकार की जो नली है उसे हम ग्रहणी कहते हैं। ये ग्रहणी यू आकार के रूप में होती है। इसमें जो काम है इसका मुख्य, एक एक चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। छोटी आंत को हमने 3 भागों में बांटा। सबसे पहला भाग है ग्रहणी। ग्रहणी के अंदर जो पाचक रस होते हैं, रासायनिक पाचक रस होते हैं, वो इसमें स्रावित होते हैं। यानी इस जगह पर भी भोजन के पाचन का मुख्य काम यहाँ पर होता है। यही भाग आगे जब छोटी आंत या अग्र शुद्रांत्र, अग्र भाग वाली छोटी आंत में जब खुलता है, जहाँ पर ये जो अग्र ग्रहणी के अंदर पचा हुआ भोजन हो है, उस पचे हुए भोजन का जो आहार है उसका अवशोषण होता है। जो इसमें हमने पाचन किया है पाचक रसों के द्वारा, जो आवश्यक सामग्री हमारे शरीर में जो काम वाली है वो उसका अवशोषण होता है, और वो अवशोषण होता रहता है। और फिर ये भोजन आगे अग्र शुद्रांत्र से पच्छ या शुद्रांत्र में पहुंचता है, जहाँ पर जो अवशोषण हमारी अग्र शुद्रांत्र में हुआ था उसके अलावा शेष रहा हुआ जो अवशोषण है, जो पित्त रस होता है, पित्त लवण होते हैं उसका, और विटामिन्स का अवशोषण इस भाग में होता है। इस भाग का जो अंतिम छोर है वो अंतिम छोर हमारा बड़ी आंत में खुलता है। बड़ी आंत बहुत एक मोटी और थोड़ी मांसल संरचना होती है, जो आपको हरे हरे रंग की अभी इसमें दिख रही है। हम पूरी संरचना में बात करें तो ये 3 भाग में होती है। ऊपर उठी हुई अवरोही, फिर उसके बाद में साइड में जा रही है उसको हम अनुप्रस्थ वृद्धांत्र, और यही धीरे धीरे वापस नीचे की तरफ जाती है उसको हम अवरोही वृद्धांत्र कहते हैं। इन तीनों भाग ये है वो वृद्धांत्र या बड़ी आंत के ये तीनों भाग हैं। और इसके अलावा इसका जो निचला हिस्सा है वो मलाशय में जाकर के खुलता है। इस बड़ी आंत के अंदर सूक्ष्म जीवाणु भी होते हैं जो भोजन का पाचन किण्वन क्रिया के द्वारा उसका पाचन करते हैं। अब हम एक एक नाल के बारे में पढ़ें, इसको थोड़ा चित्र को झूम करके देखें तो जो अवरोधनी ये है जहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत आपस में जो मिल रही है उस जगह के बारे में भी हम बात करेंगे। उससे पहले ये जो बड़ी आंत है उस बड़ी आंत के एक एक भाग के बारे में हम पढ़ते हैं। बड़ी आंत का जो पहला भाग है अंधनाल, जो ऊपर की तरफ बढ़ रही है वो अंधनाल है। दूसरा इसका जो भाग है वो वृद्धांत्र या बड़ी नाल है, जो ये ग्रीन ग्रीन रंग की आपको दिख रही है। इसके बाद में इसका जो अगला भाग, इस वृद्धांत्र को हमने 3 भागों में अभी बात की है, 3 भागों में बांटा है, अनुप्रस्थ, आरोही, अवरोही, ये तीनों की तीनों वृद्धांत्र है। इसमें अगर हम बात करें इसकी लंबाई चौड़ाई की तो जो अग्र भाग है इसका वृद्धांत्र का, ये यू आकार की जो नली है इसमें करीब आरोही जो ऊपर बढ़ने वाली वो 15 सेंटीमीटर की नलिका होती है। अनुप्रस्थ जो बाजू में साइड में जा रही है ये नलिका करीब 50 सेंटीमीटर की नलिका होती है। अवरोही जो नीचे की तरफ उतर रही है वो नली करीब करीब 25 सेंटीमीटर की होती है। उसके आगे जाकर के एक सिग्मा आकार की जो नली बन रही है, सिग्मा जो एक संकेत है हम पढ़ते हैं सिग्मा, उस संकेत के आकार की नली है, इसकी लंबाई भी करीब करीब 40 सेंटीमीटर के आसपास होती है। उसके बाद में यही भोजन हमारा अगला भाग जो नीचे की तरफ आपको लटका हुआ भाग हो ऐसा दिख रहा है वो हमारा भाग है मलाशय। इस मलाशय में अपचित भोजन अवशोषण के बाद में यहाँ पर इकट्ठा रहता है, और यही इकट्ठा भोजन इस मलाशय के अंदर रहता है जिसको बाहर त्यागने का काम हम गुदा के द्वारा, जो अंतिम इसका छोर है, जो गुदा नाल है, उसके द्वारा बाहर त्यागने का काम किया जाता है। इस प्रकार से हमने एक एक अंग के बारे में पढ़ा है। अब हम थोड़ा सा इसका एक
चलचित्र के रूप में भी इसको थोड़ा सा देखें। देखिए ये जो पूरा चित्र है, मुंह के आगे भोजन है। ये भोजन हमारे मुंह में किस प्रकार से जाता है। सबसे पहले यही भोजन मुख गुहा जीभ के द्वारा अंदर जाता है। ग्रसनी, ग्रशिका से होता हुआ लीवर के पास में से गुजरता हुआ ये हमारा भोजन आमाशय तक पहुंच रहा है। आमाशय में इस भोजन का काफ़ी हद तक इसका पाचन होता है और इसका शेष पाचन आगे छोटी आंत के अंदर होता है। छोटी आंत का जो पिछला हिस्सा है वो और बड़ी आंत का हिस्सा अवशोषण का काम करता है। बड़ी आंत का हिस्सा अतिरिक्त जो जल इसमें बचता है उसको भी पचाने का काम करता है। यहीं से वापस ये आमाशय से भोजन आगे जाता है और पूरी छोटी आंत में घूमते 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 पाचन होते हुए, अवशोषित होते हुए, बड़ी आंत में होते हुए ये मलाशय में होकर के इकट्ठा हो जाता है, जहाँ से हम इसको गुदा नाल के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। तो ये अपने मानव के पाचन तंत्र की संरचना हमने अभी पढ़ी है। विश्वास करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और इसके आप लोग नोट्स भी बनाएंगे और इसी प्रकार से आप वीडियोस देखते रहें, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे इस बात का और लोग भी आपकी कक्षा में पढ़ने वाले फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद।